क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, पढ़ने के लिए भी एकदम रेडी होंगे। आपके अपने चैनल कक्षा गणित में आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत है। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन, जो कि चैप्टर नंबर आपका दूसरा है, उसमें से फलन पढ़ रहे हैं। फलन, कुछ फलनों का जिक्र और उनका ग्राफ, उन पर आधारित सभी उदाहरण भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं। आई होप आपने वो समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। बाय द वे, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके उस वीडियो को भी आप ध्यान से कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बचे हुए कुछ फलन हैं जिनकी आप यहाँ पर आज चर्चा करेंगे और उनके ग्राफ भी खींचेंगे और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे हम आपको बता दें कि मापांक फलन क्या होता है, चिन्ह फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। ये तीन अलग अलग फलन हैं। उन फलनों की पहले ध्यान से चर्चा कर लेते हैं। उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, उन ग्राफ को बना लेते हैं और उस पर फिर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, बता दें कि मापांक फलन क्या होता है। पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं मापांक फलन से। मापांक फलन क्या है बता सकते हो, जिसको मॉडुलस फलन भी कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि जो फलन होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, मापांक फलन होता है, इसको कैसे लिखते हैं, fx बराबर मॉड x लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। fx बराबर क्या लिखते हैं, मॉड x लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वास्तव में जो फलन मापांक फलन होता है, जिसको हम fx बराबर x लिखते हैं, x यहाँ क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जब x यहाँ डालेंगे तो जो हमें मिलेगा वो भी वास्तव में रियल नंबर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन हमारा है वो वास्तव में r से r में होता है। इसका यहाँ पर जो प्रांत होता है वो भी r होता है और जो आपका परिसर होता है वो भी आपका r ही मिलता है। ठीक है, r डालो मतलब रियल नंबर डालोगे, रियल नंबर ही मिलेगा। सभी रियल नंबर के लिए फलन हमारा परिभाषित होता है। कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो आपका अंडरवुड में हो या फिर नेगेटिव नंबर में हो या फिर परमेय संख्या, कोई बटे वाली संख्या दी जाए, कोई भी संख्या इसमें डाली जाए, जो डालो वही हमें यहाँ पर रिजल्ट में मिलता है। तो मिलता है इस प्रकार से है। इसकी फंक्शनिंग भी समझ लेते हैं किस प्रकार से है। मान लिया कि ये हमारी एक कोई मशीन हो गई, ये मशीन का नाम हमारा मॉड एक्स है, ये हमारी मशीन है। ठीक है, इसमें होता ये है कि भाई यहाँ से जो भी हम डालते हैं, जैसे हमने डाला यहाँ पर 1, तो हमें मिलेगा कितना, मॉड एक्स मॉड 1 मतलब 1 मिलेगा। 1 डालो, यहाँ पर 1 डालो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 डालो तो क्या मिलेगा, तो अभी हमें 2 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम -1 डालें तो क्या मिलेगा, तो अभी हमें +1 मिलेगा। मतलब सीधी बात हो गई बच्चों। ये तो थोड़ी सी बात गड़बड़ सी लग रही है कि भाई हमने माइनस का नंबर डाला तो अभी प्लस मिला, तो ये मशीन कुछ ना कुछ तो करती होगी। इसका मतलब ये जो मशीन है ना, जो फंक्शन है, इसकी फंक्शनिंग ये है कि अगर नेगेटिव नंबर इसमें डाल दिया जाए, 0 से छोटा नंबर अगर इसमें डाल दिया जाए, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस नंबर दे देता है। -1 अगर यहाँ डालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस का 1 बना देगा। -2 डालोगे तो माइनस का, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का मॉड में लिख दिया -2, तो हमने माइनस नंबर x का मान कितना डाला, -2। तो हुआ ये कि जब ये मशीन क्या काम कर रही है, माइनस से गुणा करके ये हमें सीधा सीधा प्लस में 2 दे देती है। इस मशीन का ये काम है ना। तो क्या काम हमने बताया कि भाई जो हमारा ये फंक्शन है, मॉड फलन है, वो ये काम करता है कि अगर पॉजिटिव नंबर डाले जाएं तो ऐसा ज्यों का त्यों भेज देता है। मॉड 1 का मान 1, मॉड 2 का मान 2, मॉड 3 का मान 3। पॉजिटिव नंबर डालो, ज्यों का त्यों भेजेगा। अगर नेगेटिव नंबर डालो तो नेगेटिव नंबर के लिए ये क्या करता है, माइनस से गुणा करके प्लस बना देता है। -2 का भी यही काम किया, माइनस से गुणा करके प्लस का 2 बना दिया। अच्छा भाई, 0 पे क्या होता है बच्चों, अगर इसमें 0 डालें तो फिर ये इस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं करता है। 0 डालो 0 मिलेगा, 0 डालो तो भी 0 मिलेगा, या फिर 0 से बड़े नंबर डालो तो भी ज्यों का त्यों देता है। कोई इसका रुकावट का काम नहीं, कोई बदलाव नहीं करता। बदलाव केवल नेगेटिव नंबर पर करता है कि माइनस की अगर संख्या इसमें डाली जाए तो ये प्लस बना देता है, माइनस की डाली जाए तो प्लस बना देता है। तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, देखो बच्चों,
ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉड फलन है, जो fx फलन है, वो ऐसा है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान से, वो इस प्रकार से है कि ये नेगेटिव नंबर, देखो ये माइनस का भी x होता है, कब हो सकता है, जब शून्य से छोटा हो, तो माइनस से गुणा करोगे प्लस आ जाएगा सीधा। इसका काम ही ये है कि प्लस नंबर देता है। कैसे, fx बराबर अगर शून्य से छोटा है, यहाँ पर x का मान जो है वो कितना है, शून्य से छोटा है, तो fx बराबर -x मिलता है, और फिर माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का x मिल जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि fx बराबर x भी ये दे सकता है। ये कब देता है, ये तब देता है या तो शून्य हो या शून्य से बड़ा हो। शून्य हो या शून्य से बड़ा हो तो कोई चेंजिंग नहीं करता है, देखो शून्य को शून्य में भेज देता है, एक को एक में भेज देता है, दो को दो में भेज देता है। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या हो तो उसमें क्या करता है, वो माइनस से गुणा करके प्लस बना देता है। तो ये हमारा जो मॉड फलन है उसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, fx बराबर -x, कब, जब x का मान शून्य से छोटा हो, और fx बराबर x भी दे सकता है तब जब x का मान शून्य हो या शून्य से बड़ा हो। क्लियर बात है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए कि भैया इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। ध्यान से पूरी बात समझना, इसका ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। तो अगर हमें इसका ग्राफ खींचना है तो बच्चों पता है हमें, ये क्या होता है, इसको y लिखते हैं। ऐसे समझो कि ये हमारे पास दो फलन है। एक फलन ये है तब जब x का मान शून्य से छोटा है, और x का मान शून्य या शून्य से बड़ा है तो आपका ये y का मान x है। मतलब y बराबर -x है तब जब x का मान शून्य से छोटा है, और y बराबर प्लस का x है तब जब x का मान शून्य या शून्य के बराबर हो, शून्य से बड़ा हो या शून्य के बराबर हो, तो y बराबर x है। यही बात लिखिए, यही बात लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझा जाए कि भाई अगर ऐसा है तो इसका ग्राफ कैसे होगा। देखो ध्यान से, बड़े आराम से देखो कर सकते हो बच्चों, बड़े आराम से। कैसे करते हैं, ये हमारा हो जाता है x अक्ष और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। यहाँ पर होता है y अक्ष और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। इधर हम लिख दें 1, इधर लिख दें 2, इधर लिख दें 3, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ। इधर लिख दें -1, इधर लिख दें -2, इधर लिख दें -3। इसी प्रकार ध्यान से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो y का मान इधर 1 ले, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ये ऋणात्मक दिशा में इसलिए -1, यहाँ पर -2, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3, और आगे बात आई समझ में। ध्यान से तो करना है बच्चों। यहाँ पर y बराबर -1 का -x का ग्राफ खींचो, y बराबर -x का ग्राफ खींचो। कैसे खींचोगे भाई, अगर सीधी बात है बच्चों, y का मान, यहाँ पर जब भी कभी ग्राफ खींचते हैं तो हमें बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। हमें बिंदु पता चल जाए तो उन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी बस वही आपका ग्राफ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर तो आपको बिल्कुल सीधी बात दिखाई दे रही है कि ये तो हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि रेखा का समीकरण है। ये y बराबर -x क्या है, एक रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। ये भी आपका एक सरल रेखा का समीकरण है। तो अगर यहाँ पर हमें रेखा ये खींचनी है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, बिंदु ढूंढना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर -x है। अगर x का मान हम 0 लिखें तो बच्चों y का मान कितना मिलेगा, आपको क्या, आप कहोगे कि 0 मिलेगा। x का मान यहाँ 0 लिख दें तो y बराबर -0 का या 0 का, एक ही बात है। तो हमें एक बिंदु तो मिल गया, देखो 0,0। y बराबर -x में x का मान अपने तरफ से हमने पुट कर दिया, x बराबर 0, तो फिर y का मान भी 0 मिल गया, एक बिंदु हमें ये मिल गया। अच्छा बदल के लिख लेते हैं, x का मान अगर हम लिख दें 1 तो बताओ y का मान कितना मिलेगा, तो आप कहोगे -1 मिलेगा। भाई x का मान 1 लिख दें, यहाँ पर 1 लिखोगे तो y का मान ये y बराबर -1 हो जाएगा। तो बिंदु हमें मिल जाएगा x का मान 1 और y का मान -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें देखो ये दो बिंदु मिल गए। एक तो है मूल बिंदु मतलब 0,0, और एक बिंदु है 0,-1। ये वाली रेखा जो दिखाई दे रही है, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमने दो बिंदु ढूंढ लिए, और इन दोनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ध्यान से देखो ये तो हमारा 0,0 है, यहाँ पर 0,-1 है। तो अब आप इस 0,-1 को, सॉरी 1,-1 को कैसे लिखोगे, ये देखो हो गया 1, और इधर ले आओ नीचे की ओर ये -1। तो बच्चों इस तरीके से ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है इसको हम कह सकते हैं 1,-1। अब भाई इन दोनों को मिलाओ, देखो मूल बिंदु और इस बिंदु को आपस में मिला दो। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आपको
एक रेखा मिल जाएगी इस तरीके से। बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है एकदम, है ना, स्केल से बनानी है, कोई रफ काम नहीं है। स्केल से आपको ये बना के दिखा देनी है कि ये हमारी एक रेखा है। इस रेखा को कहेंगे y बराबर माइनस एक्स। क्या कहेंगे? y बराबर माइनस एक्स कहेंगे। बोलो आई बात समझ में बच्चों? क्या कहेंगे इस रेखा को? y बराबर माइनस एक्स कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर इतनी हो गई कि नहीं भाई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ पर y बराबर माइनस एक्स वाली जो रेखा हमने खींची, वो पहले यहाँ पर बिंदु ढूंढना, x का मान 0 तो y का मान भी 0 होगा, तो 0,0 अर्थात ये रेखा मूल बिंदु से जाएगी। दूसरी बार x का मान 1 रख दिया तो y का मान -1 मिल गया, तो 1,-1 से भी जाएगी। 1,-1 का मतलब 1 इधर, -1 का मतलब y की ओर, नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में 1 इकाई चलना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये बिंदु मिल गया हमें, कौन सा? 1,-1, 0,0, 1,-1 को मिलाने वाली ये रेखा है। इसलिए इस रेखा को हम कह सकते हैं ये रेखा हमारी y बराबर माइनस एक्स की रेखा है। क्लियर बात है? इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, इस रेखा का ग्राफ कैसे खींचोगे? यहाँ पर अगर हम x का मान 0 लिखें तो y का मान 0 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस रेखा का ग्राफ खींचो तो x का मान 0, y का मान 0, देखो यहाँ पर मूल बिंदु हो गया। इसके बाद x का मान 1 लिख दें तो y का मान भी 1 हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। तो 1,1 देखो कहाँ मिलेगा? x बराबर 1, y बराबर 1। तो बच्चों ये बिंदु हमारा जो है, कौन सा बिंदु? 1,1 देखो यहाँ पर बिंदु मिलेगा। इसको हम क्या कहेंगे? 1,1 कहेंगे। अब यहाँ से अगर इनको आपस में मूल बिंदु को और 1,1 को मिला दिया जाए तो बच्चों यहाँ पर देखो एक रेखा ये बन जाएगी। ध्यान से देखना है, ये रेखा आपको मिलती दिखाई दे रही है। एक रेखा ये है, ये रेखा काय की है? ये y बराबर x को निरूपित करती है। ये y बराबर x को निरूपित करने वाली रेखा है। अच्छा भाई ठीक है, ये y बराबर 1 को निरूपित करने वाली रेखा है, मान लिया हमने। अब जो आगे लिखा है इसका भी तो कोई मतलब होता होगा। ये लिखा है x लेस देन 0। क्या लिखा है? x का मान कहाँ है? लेस देन 0। तो x का मान लेस देन 0 पर ये रेखा हमारी है। देखो ये वाली रेखा, x का मान कहाँ है? x का मान 0 से कम, और x का मान 0 से इधर की ओर, देखो इधर ऋणात्मक होता है। 0 से कम का मतलब ये इधर की ओर। तो इसका मतलब ये वाली रेखा आपको रखनी है और इधर वाली ये आपको क्या करनी है? इसको यहाँ पर खत्म कर देना है। ध्यान से समझना है बच्चों, ये हमारा काम खत्म। ठीक है, इसको खत्म कर दो, केवल ये वाली रेखा रहेगी। मतलब y का मान, x का मान 0 से छोटा वाला जो है वो रहेगा। ये इधर वाला काम खत्म। यहाँ पर देखो y बराबर x वाली ये रेखा है। यहाँ पर कौन सी रेखा रहेगी? x का मान 0 से अधिक है। बच्चों x का मान देखो 0 से अधिक है, धनात्मक दिशा वाला ये वाला पोर्शन रहेगा। इसको यहाँ देखो रब कर लो, यहाँ रब कर लो। अब ध्यान से देखो, अब हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो शेप दिखाई दे रही है वी शेप, यही वास्तव में ये मापांक फलन का ग्राफ है। देखो वी शेप जो दिखाई दे रही है, आपको याद रखना है बच्चों, याद रखना है मापांक फलन का जो ग्राफ होता है कैसा होता है? ये वी शेप का ग्राफ होता है। इस तरीके से मापांक फलन का ग्राफ कैसा होता है? वी शेप का होता है। यहाँ पर मूल बिंदु पर ये देखो, ये नोक कहाँ पर बनानी है? मूल बिंदु पर। इस तरीके से यहाँ पर ये जो मॉड फलन दिखाई दे रहा है f(x) बराबर मॉड x, उसको आपको यहाँ इस तरीके से बनाना। ठीक है, हालांकि ये y बराबर मॉड x यही मॉड फलन नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, तो बच्चों ये भी तो मॉड फलन है, ये भी तो मॉड फलन है। इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है ना? इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन ग्राफ की शेप आएगी वो ऐसी आएगी। हाँ, यहाँ पर मूल बिंदु पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, एक इकाई ऊपर से जाएगा, लेकिन कुछ इसी प्रकार का होगा जो बी शेप का आपका होगा। ठीक है बच्चों, तो मापांक फलन आपको समझ में आया? मापांक फलन का की फंक्शन पहले आराम से समझो। मापांक फलन का काम क्या है कि ये मशीन एक ऐसी मशीन है कि इसमें जो भी नंबर डाला जाए वो प्लस बन जाता है। 1 डालोगे तो मॉड 1 का मान 1 हो जाएगा, 2 डालोगे मॉड 2 का मान 2 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस नंबर कोई डाल दिया जाए इसमें तो ये माइनस से गुणा करके प्लस बना देता है। इसका काम ये है। तो यहाँ पर -1 अगर डाला जाए तो -1 से गुणा करके प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 डाला जाए तो -1 से गुणा करके प्लस का 2 हो गया, -2 है तो भी प्लस का ही निकलेगा। ठीक है,
माइनस का नंबर कोई भी डाल दिया जाए तो माइनस से गुणा करके ये मशीन प्लस बना देती है, ऐसे समझो। अच्छा, जीरो पे कोई फर्क नहीं होता, जीरो डालो जीरो मिलेगा। तो जीरो और धनात्मक नंबरों के लिए ये कुछ भी काम नहीं करती है, ज्यों का त्यों पास कर देती है, जाइए जाइए जाइए। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर इसमें डाले जाएं तो क्या करती है, माइनस संख्या से गुणा करके ये प्लस में बदल देती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखो ये फलन अगर तोड़ के लिखा जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं, f(x) बराबर ये माइनस एक्स बी नंबर माइनस एक्स भी मान दे सकती है, कब, जब x का मान शून्य से छोटा हो, शून्य से छोटा हो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस अपने आप आ जाएगा। और अगर x का मान शून्य हो या शून्य से बड़ा हो तो आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों पासिंग करवा देती है, भैया x है तो x रहेगा, जीरो है तो अभी आपको जीरो मिल जाता है, दो रहे तो दो मिल जाता है, चार रहे तो चार मिल जाता है। तो शून्य या शून्य से बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं, ज्यों का त्यों पास करवा देती है। अगर यहाँ पर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर के माइनस से गुणा करके प्लस में बदल देती है। ये इसकी फंक्शनिंग है, ठीक है। और ये रहा इसका ग्राफ। और अगर इसकी ग्राफ की शक्ल याद रखनी है तो केवल और केवल ये वी शेप का होता है, ठीक है बच्चों। ये है हमारा मापांक फलन, ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद देखो आते हैं आपके चिन्ह फलन पर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। चिन्ह फलन पर आते हैं बच्चों। चिन्ह फलन क्या होता है, रब करते हैं इसको रब कर देते हैं। आते हैं चिन्ह फलन के ऊपर आते हैं। देखो देखिए चिन्ह फलन क्या है, यहां लिखेंगे चिन्ह फलन, ठीक है भाई, समझो चिन्ह फलन क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्नम फंक्शन, है ना। चिन्ह मतलब ये इंडिकेशन करता है, क्या क्या करता है, देखो इसकी भी बात समझो। अच्छा बच्चों, चिन्ह फलन की बात बताओ, कौन सा फलन चिन्ह फलन लिखोगे। हम लिखेंगे f(x) बराबर, ये इस तरीके का फलन होता है जिसमें होता है मॉड x बटे में x, और ये तब होता है जब x का मान 0 नहीं है, और यदि x का मान 0 हो तो f(x) बराबर 0 होता है। इस फलन को हम चिन्ह फलन कहते हैं, जहां x क्या होता है, x बिलोंग टू कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये फलन जो है वो किस प्रकार से होता है, परिभाषित है r से r में है, मतलब इसका प्रांत और जो आपका रेंज है दोनों ही आपका क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है भाई। अब जो एक बात बताओ, अभी हमने आपको बताया कि जो मॉड x लिखा है वो मॉड x का काम क्या है, मॉड x माइनस एक्स भी होता है, मॉड x प्लस एक्स भी होता है। अभी बताया कि जो मॉड x होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे, जब x का मान होता है शून्य से छोटा, और ये कब लिखते हैं, जब x का मान शून्य हो या शून्य से बड़ा। अभी बताया। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या ऐसे बदल सकते हैं, कैसे, ध्यान देना है यहाँ पर बहुत ध्यान से। f(x) बराबर मॉडुलस लिखें। अगर हम मान लें कि शून्य नहीं है, का मतलब शून्य से बड़ा भी हो सकता है, शून्य से छोटा भी हो सकता है, शून्य नहीं है, बस अगर शून्य है तो f(x) बराबर शून्य है, और शून्य से बड़ा है या शून्य से छोटा है तो ये हमारा फंक्शन है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x का मान शून्य से छोटा है। देखो अगर ये शून्य से छोटा है तो इसका मतलब मॉड x बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, और बटे में x तो लिखा ही लिखा है। ये कब होगा, तब होगा यदि x का मान शून्य से छोटा है। अच्छा, अगर ये x का मान शून्य से बड़ा हो तब बच्चों x बटे x लिख सकते हैं, ये प्लस वैल्यू देती है, कब, जब x का मान शून्य से बड़ा हो या फिर शून्य हो। और शून्य पर तो शून्य सीधा सीधा है, ये शून्य कब है, जब है तब x का मान शून्य है, x का मान शून्य है तो ये, अच्छा इसको हटाओ, ये नहीं, x बराबर शून्य पे तो स्पेशली शून्य कह दिया गया है, x बराबर शून्य पे तो शून्य बताया गया है, और x बराबर शून्य से छोटा है तो ये मॉड फलन माइनस वैल्यू देता है, और अगर x का मान शून्य से बड़ा है तो ये मॉड फलन प्लस वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य x का मान अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ पर समझो x का मान शून्य से छोटा है तो माइनस एक्स बटे x का मतलब क्या है, x कैंसिल करो, -1 मिलेगा। ये कब होता है, तब जब x का मान शून्य से छोटा हो, और x बराबर 0 पर तो 0 होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन x बराबर 0 से जब बड़ा है तो x काट के 1 मिलेगा, x का मान शून्य से बड़ा है तो ये 1 होता है। बच्चों ये हमारा वास्तव में इस फंक्शन को हम चिन्ह फलन कहते हैं, ये फंक्शन हमारा चिन्ह फलन है।
बात आई समझ में? यहां से देखो ये कनेक्ट है। अगर मॉड का मान देखें तो मॉड का मान अगर x का मान ऋणात्मक संख्या है, x का मान शून्य से छोटी संख्या है, तो ये यहाँ पर मॉड x बराबर -x होता है। और यदि x का मान शून्य से बड़ी या शून्य संख्या है तो ये प्लस नंबर देता है, आपको पता है ना? x इफेक्ट ये मॉड x बराबर x देता है। यही काम देखो यहाँ पर हमने किया हुआ है। ये मॉड x लिखा है, ये तब ऋणात्मक देगा भाई, शून्य नहीं है, शून्य से छोटा है या शून्य से बड़ा है। मान लिया शून्य से छोटा है तो इसका मतलब ये वैल्यू ऋण में आ जाएगी, बटे में x ज्यों का त्यों है, जब छोटा है तब के लिए। और शून्य के लिए तो शून्य है ही है, लेकिन अगर शून्य से बड़ा है तो ये प्लस की वैल्यू आएगी, बटे में x हमारा ज्यों का त्यों है। अब बच्चों यहाँ से x काटने के बाद -1 मिलेगा जब x का मान शून्य से छोटा है, और x बराबर शून्य पर तो फलन शून्य है, लेकिन x के बराबर जब शून्य से बड़ा है तो x कैंसिल करके हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। तो ये बच्चों होता है, इस फलन को हम क्या कहते हैं, ये फलन हमारा सिग्नम फंक्शन कहलाता है। ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। बात आई समझ में? इस फलन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं, चिन्ह फलन कहते हैं। तो बच्चों इसका आप ग्राफ कैसे खींचोगे, इसका ग्राफ कैसे खींचोगे, ध्यान से समझते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना है, देखो पुराना सा काम, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा। अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचें तो हमें पता है कि ये तो y है, y बराबर यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि भैया y बराबर है ये -1। कब है ये -1? जब x का मान शून्य से कम है। y बराबर है ये 0, तब है जब x का मान है 0। और y बराबर है ये 1, तब है जब x का मान शून्य से बड़ा है। यहाँ पर इसका हमें अब ग्राफ खींचना है। अलग अलग लिख दिया, ये देखो y, इसको भी y कहोगे, ये भी y बराबर लिख दिया, fx बराबर y होता है। अगर इसका हम ग्राफ खींचे बच्चों, बिल्कुल सीधा सीधा है कि भैया y बराबर -1 की रेखा कहां से जाएगी, आपको पता है, बिल्कुल सीधा है एकदम। x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ x की ऋणात्मक दिशा है और इधर y की ऋणात्मक दिशा है। ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से बच्चों। यहाँ पर बताओ y का मान y बराबर -1 लिखा है, y बराबर -1 की रेखा कहाँ खींचोगे? ये तो मूल बिंदु हो गया, ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, इधर -1, ये -2, ये -3। ऊपर की जाओ, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इधर नीचे की ओर प्लस का 1, -2, -3। ऐसी तो। अब बताओ y बराबर -1 की रेखा खींचो, कहाँ पे खींचोगे? यहाँ पर इस रेखा को हम कह सकते हैं कि रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे 1 इकाई की दूरी पर आपको खींचनी है। इस रेखा को आप मेरे ख्याल से जानते भी हो, अच्छे तरीके से आपने क्लास 10th में पढ़ी है कि y बराबर 1 -1 रेखा का ग्राफ कहाँ खींचते हैं, x अक्ष के समांतर और 1 इकाई की दूरी पर, है ना, 1 इकाई। ये देखो -1 इसको कहेंगे, इसको -2 कहेंगे, इसको -3 कहेंगे, यहाँ पर इसको +1 कहेंगे, इसको +2 कहेंगे, इसको +3 कहेंगे, है ना। अब बताओ y बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब सीधा सीधा है बच्चों, ये हमारा बिंदु हो जाएगा, है ना। y बराबर 0, x बराबर 0, मूल बिंदु लिख देते हैं। अच्छा, y बराबर 1 का ग्राफ खींचो तो y बराबर 1 का मतलब यह है कि x अक्ष के समांतर 1 इकाई ऊपर की ओर ये हमारा है। यहाँ पर आपको ऐसी रेखा खींच देनी है। देखो ये y बराबर 1 को प्रदर्शित करती है, ये y बराबर 1 को प्रदर्शित करती है, और ये वाली रेखा ये y बराबर -1 को प्रदर्शित करती है। तो थोड़ा ध्यान दें बच्चों, हमने तो टोटल रेखा खींच दी है, लेकिन इसका क्या मतलब है, यहाँ समझो x का मान 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक दिशा में। तो देखो ये वाली जो ग्राफ खींची गई रेखा, ये वाली रेखा है, यहाँ पर x का मान कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड है, 0 से छोटी, जहां पर 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक संख्या। तो इधर वाली देखो ये ऋणात्मक संख्या है कि नहीं, तो इधर वाली संख्या आपको रखनी है, इधर वाली संख्या, ये वाली रेखा को हटाना है, क्योंकि x का मान कहां पर वैलिड है, ये आपका x का मान ऋणात्मक दिशा में वैलिड है इधर की ओर। तो ये y बराबर -1 वाली रेखा इधर की ओर वैलिड है, इधर को आप हटा लो, ठीक है। और ध्यान से समझना है, देखो और ध्यान से समझना है, ये y बराबर 0, x बराबर 0, ये तो मूल बिंदु हो गया। अब y बराबर 1 वाली रेखा तो ये वाली है, इसको कहां पर रखना है,
यहाँ पर रखना है जहाँ x का मान शून्य से बड़ा हो। इधर देखो शून्य से बड़ा है, x का मान धनात्मक यही तो है, तो इधर बड़ा है, ये रखना है, इधर को हटा लो ये। तो बच्चों इस तरीके से आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी जगह शामिल नहीं है। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ब्लैंक गोला बनाना है ये वाला, और यहाँ पर ये डार्क बनाना है ना, ये डार्क बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये डार्क का मतलब ये है कि ये आपका ग्राफ में शामिल है और ये ग्राफ में शामिल नहीं है। ध्यान से देखो, तो ये एक देखो, एक ये आपकी y बराबर -1 की रेखा है, यहाँ पर y बराबर 1 की रेखा है, और ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये वास्तव में चिन्ह फलन का ये इस तरीके से सिग्नल देता है। ये केवल और केवल ये देखो, ये इस तरीके से मशीन है। देखो मशीन की बात बताएं, ये फंक्शनिंग कैसे करती है, इसके फंक्शनिंग का क्या मतलब है। इसके फंक्शनिंग का मतलब यह है कि ये देखो, मान लिया हमने fx बराबर लिखा है हमारा, ये fx बराबर लिखा है हमारा, देखो ये कितना रिजल्ट देती है, ये -1 रिजल्ट देती है। mod x बटे x ये हमारी फलन है, और ये इस फलन के केवल 3 रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर देखो कुछ भी डालो, जैसे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालते रहो, इससे कोई इसको मतलब नहीं है। अगर x का मान 1, 2, 3 अर्थात शून्य से बड़े नंबर कोई भी डालो, अगर शून्य से बड़े कोई भी नंबर डालोगे तो हमें मिलता क्या है, 1 मिलता है। यहां से इसमें डाला 1 मिला, 2 डाला तो भी 1 मिला, 3 डाला तो भी 1 मिला। इसका काम यह है कि शून्य से बड़े नंबर इसमें डाल दिए जाए तो एक ही मान मिलता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसको यहाँ पर ये इसका फंक्शनिंग क्या है, इसकी फंक्शनिंग ये है कि अगर शून्य से बड़े नंबर इसमें डाले जाए तो रिजल्ट में एक ही मिलता है। और सीधी बात है, अगर शून्य डाल दिया जाए तो शून्य को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करती, शून्य को तो शून्य में ज्यों का त्यों हमें दे देती है। ज्यों का त्यों शून्य डालो तो शून्य मिलेगा। अच्छा, और शून्य से छोटे नंबर डालें तो क्या मिलेगा, जैसे ऋण 1 डालें, ऋण 2 डालें, ऋण 3 डालें, कुछ भी डालें जो शून्य से छोटे हों अर्थात नेगेटिव नंबर हो, ऋण 1 हो, ऋण 2 हो, तो क्या होता है, तो ये -1 सिग्नल देती है, हमेशा -1 देगी। चाहे -1 लिखो चाहे -2, मतलब शून्य से छोटा है तो रिजल्ट -1 मिलता है, शून्य से बड़ा है तो +1 रिजल्ट मिलता है, और शून्य पर शून्य का 3 बार ये झंडी दिखाती है। सिग्नल देना है ना इसका काम, तो क्या करती है, ऋणात्मक नंबर के लिए वो कह देती है -1, कोई भी ऋणात्मक नंबर डालो -1, और 0 नंबर 0 डालो तो वो 0 बता देती है। प्लस नंबर कोई डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कोई भी प्लस नंबर डालो तो प्लस नंबर डालने पर वो क्या देती है, प्लस नंबर डालने पर उसका मान केवल -1 आता है, -1 का झंडा ऊंचा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग ये है कि प्लस नंबर देने पर 1, माइनस नंबर देने पर -1, और शून्य देने पर शून्य को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, शून्य को शून्य बताती है। शून्य को तो ये शून्य बताती है, लेकिन शून्य से बड़े नंबरों को 1 बताती है, शून्य से छोटे नंबरों को -1 बताती है। इसका काम ये है। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ आपने देखा, ये इसका ग्राफ है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको कहते हैं चिन्ह फलन। ये फलन हमारा क्या है, चिन्ह फलन है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद अब एक लास्ट महत्तम पूर्णांक फलन की बात करते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं। महत्तम बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है ये। महत्तम पूर्णांक फलन, इसकी बहुत जगह जरूरत होती है, और जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो वहां पर भी इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहते हैं, और ये हमारा है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन तो क्या होता है बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको भी समझ लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन जैसे fx फलन है, और इस फलन को इस प्रकार देखो लिखते हैं, इस प्रकार। इसको बॉक्स एक्स भी पढ़ते हैं, बॉक्स में है ना, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसको हम बॉक्स एक्स भी पढ़ सकते हैं, या इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन x ऐसे भी पढ़ सकते हो। fx बराबर बॉक्स एक्स ऐसे याद करो। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक फलन का भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होता होगा। ये क्या करता है बता दें, जैसे कभी कोई संख्या ऐसी लिखी है, इसको ध्यान से थोड़ा समझ ले। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है,
तो वो कहता है इसका मान एक ही है। अगर एक लिखा है तो ये क्या कहता है एक है। महत्तम पूर्णांक फलन, पूर्ण अंक ही इसका काम है कि ये पूर्ण अंक बताती है। दशमलव विषमलव वाला रट्टा झगड़ा कुछ नहीं, केवल पूर्ण अंक बताएगी। ठीक है, पूर्णांक बताएगी। पूर्णांक ऋणात्मक भी बता सकती है, पूर्णांक धनात्मक। ये इस मशीन का काम है कि पूर्णांक केवल बताएगी। जैसे हम कहें कि यहाँ पर ये हमारा बॉक्स में 1 लिखा है तो रिजल्ट में 1 मिलेगा। अगर बॉक्स में यहाँ पर 1.9 लिखा है तो अभी बच्चों यहाँ पर 1 ही बताएगी। ऐसा नहीं है कि अब ये लगभग 2 के बराबर हो गया तो ये 2 कहने लग जाए, नहीं। 1.9 को बॉक्स में अगर बंद कर दिया जाए तो इसका काम है कि ये पूर्णांक मान ही बताएगी, मतलब 1 बताएगी। 1.9 को क्या बताएगी? 1 बताएगी। इसी प्रकार अगर हम कहें कि 2.5 को क्या बताएगी तो आपको कहना है भाई 2 बताएगी। केवल और केवल पूर्णांक मान ये देती है। अच्छा भाई, ठीक है, पूर्णांक मान देती है। अच्छा, अब ये बताओ बच्चों कि कभी कभी इसका काम और भी कुछ है। वो क्या है? कभी कभी ये होता है कि इससे पहले का देती है। एक्स हो, जैसे बॉक्स एक्स लिखा है तो ये बॉक्स एक्स का मतलब यहाँ पर ये बॉक्स एक्स का मतलब कभी कभी ये एक्स भी मान दे देती है और कभी इससे कम और इससे एक और कम पीछे का मान देती है। कब देती है इसको समझते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि हमारे पास ये यहाँ पर कोई संख्या लिखी है माइनस, चलो 1.9 ऐसा लिख लेते हैं, माइनस 1.9। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? भाई यहाँ पर तो बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि भाई 1 का 1 आया, 1.9 का 1 आया, 2.5 का 2 आया, तो इसका आपको यहाँ माइनस, बहुत से बच्चे -1 कह देते हैं। तो वो बात आपकी गलत हो जाएगी। बताओ क्यों गलत हो जाएगी? समझना है बहुत ध्यान से, क्यों गलत हो जाएगी बच्चों? ये गलत इसलिए हो जाएगी, इसको ध्यान से समझो, ये गलत क्यों हो जाएगी? ये इसलिए गलत हो जाएगी कि आप एक संख्या रेखा बनाओ आराम से। क्या बनाओ? संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, पीछे लिखो -1, -2, -3, इस तरीके से आगे। ठीक, माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत। अब देखो हमने बताया कि 1 को क्या बताएगी? ये 1 को 1 देती है। 1.9 कहाँ होगा? ध्यान से समझो। 1.9 का मतलब 1 तो ये है और इसके बाद यहाँ पर 9 और आगे पॉइंट गिने जाए तो यहाँ पर 2 से थोड़ा पीछे होगा 1.9। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है इसके पहले वाला पूर्णांक। देखो 1.9 का पूर्णांक कितने, इसका मान कितना है? 1 है। मतलब 1.9 का जो मान है वो कितना आएगा? 1.9 के बॉक्स का मान आएगा 1, मतलब इससे पहले वाला पूर्णांक देता है। अब 2.5 किया है हमने, 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं 2.5 होगा कि नहीं? इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 2.5 का रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें पूर्णांक मिलता है, मतलब पीछे वाला पूर्णांक मिलता है। अच्छा भाई ठीक है, 1.9 का माइनस है ये, तो देखो ध्यान दें ये 1 है, इधर पीछे और 9 खाने तो यहाँ कहीं मिलेगा 1.9 का माइनस 1.9। हमने जैसा कि बताया कि जो भी यहाँ पर लिखा है पूर्णांक क्या होता है? उसके एक पीछे वाला पूर्णांक होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसके पीछे वाला पूर्णांक क्या है? -2 है। तो यहाँ पर -1 ना लिख के क्या लिखना है? -2 लिखना है। बात आई समझ में? क्या लिखना है? -1.9 का अगर बॉक्स में लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या लिखना है? -2, मतलब उससे पीछे वाला पूर्णांक लिखना है। ठीक, बात आई क्लियर? मतलब अगर पूरा अंक है, जैसे 2 लिखा है तो आपको 2 लिख देना है, लेकिन अगर 2 से कुछ आगे लिखा है तो फिर क्या करना है? उससे पहले वाला पूर्णांक देना है, ये 2 देना है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 1.9 का ये माइनस में है तो ये इससे पहले वाला पूर्णांक क्या लिखना है? 2 लिखना पड़ेगा। बताइए समझ में? तो इसका ये हमारा इसका काम है। अब देखो इसको इस तरीके से लिख के दिखाएं, इसको इस तरीके से लिख के दिखाएं। जैसे अभी हमने एक मशीन के रूप में बताया था कि भैया हमारा जो फलन होता है वो एक मशीन के रूप में काम करता है। तो मशीन के रूप में देखो इसको बना लेते हैं। यहाँ ये हो गई हमारी मशीन, चलो यहाँ पर थोड़ी जगह कम हो जाएगी, यहाँ बना लेते हैं। ये हमारी हो गई एक मशीन। कौन सी मशीन है? महत्तम पूर्णांक वाली मशीन है। fx बराबर हमें ये बॉक्स x यहाँ लिखना है। अब बच्चों बता दें कि यहाँ पर हमने डाला 1 तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1। हमने यहाँ पर क्या डाला? हमने यहाँ पर डाला 2 तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 2।
हमने यहाँ पर क्या डाला 2.5, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 2। हमने और यहाँ पर कुछ डाल दिया, मान लो 1.9 डाल दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1। ध्यान से वही चीज लिख रहे हैं जो वहां पर लिखी थी, थोड़ा बढ़ा दें। हमने कुछ नेगेटिव नंबर डाले, जैसे अभी अभी कहा था -1.9, तो बच्चों हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इससे पहले वाला पूर्णांक -2 मिलेगा। अभी बताया वही बात, ठीक है। और खास बात, अगर 0 डालो तो 0 डालने से कोई परिवर्तन नहीं, 0 का 0 मिलता है। ये हमारी इसकी फंक्शनिंग है, ठीक है। और यदि इसको गणितीय रूप में, ये तो समझाने का एक तरीका है, गणितीय रूप में अगर देखें तो बच्चों इसका मतलब समझते हैं। गणितीय रूप में ध्यान से देखो, इसको हम अगर गणितीय रूप में देखना चाहें तो इसको कैसे लिखें। जैसे हमारा ये बॉक्स एक्स है, इस बॉक्स एक्स का मान 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, चलो 1 को नहीं, पहले बाद में लिखेंगे। -1 कब होगा बताओ, इस बॉक्स एक्स का मान -1 कब होगा। बॉक्स एक्स का मान -1 तब होगा जब x का मान -1 से लेकर के -1 हो या -1 से लेकर के 0 के तक हो। ऐसा अगर है तो वास्तव में ये x का मान कितना हो, -1 हो। x का मान कितना हो, जैसे यहाँ पर हम -1 लिखें और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। या फिर ये कहें कि इसके और आगे ले जाओ, इसके और आगे ले जाओ और आगे ले जाओ, और कहां तक ले जाओ, 0 तक। 0 तक अगर हम यहाँ पर 0 भरेंगे, ये 0, यहाँ पर 0 बराबर का निशान लगाना है। 0 से कुछ छोटी राशि भर दो, 0 से कुछ छोटी राशि भर दो, तो आंसर में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 से 0 तक अगर कोई भी x का मान भर दिया जाए तो आंसर में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम आपसे कहें कि भैया ये x का मान, जो बॉक्स x जो लिखा है, इस बॉक्स x का मान 0 कब मिलता है, तो आपको लिखना है तब मिलेगा जबकि x का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में हो। 0 से लेकर 1 के बीच में अगर है तो यहाँ पर इसको बॉक्स x का मतलब 0 मिलेगा। 0 हो तब भी 0 मिलेगा, या फिर 0 से आगे बढ़ाओ। जैसे 0 से आगे बढ़ाने का मतलब समझते हो, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक ले जाओ, 0.9 तक ले जाओ तो आपको 0.9 का भी आंसर 0 ही मिलेगा, मतलब पहले वाला पूर्णांक मिलता है। बात आई समझ में। तो इस तरीके से 0 से लेकर के आगे 1 से पीछे यहां तक कोई x का मान डालोगे तो 0 मिलेगा। और इसके बाद हम आपसे कहें कि भाई 1 कब मिलेगा, ये बॉक्स x लिखा है, ये बॉक्स x का मान 1 कब मिलेगा, तो आपको कहना है कि 1 से लेकर 1 हो या 1 से लेकर के और 2 के बीच में अगर ये x का मान है तो यहां पर 1 मिलेगा। जैसे 1 लिखा हो तब निश्चित रूप से इसका मान 1 मिलेगा। अब आगे ले जाओ, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 तक ले जाओ तो 1 ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 दशमलव के आगे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 अगर x की जगह पर रख दिया जाए तो अभी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसके बाद देखो और आगे, जैसे हम आपसे कहें कि बॉक्स x का मान 2, तब 2 कब मिलेगा, आपको कहना है 2 तब मिलेगा जब 2 का मान 2 से लेकर के कहां तक, 3 तक, 3 के पहले 2 हो या 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक हो तो आपको आंसर ये क्या देगा, 2 ही देगा। यहाँ x का मान 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक रख दिया जाए तो आंसर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये इसकी फंक्शनिंग है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये निकाला रिजल्ट के जो fx है वो क्या बन जाएगा, fx बराबर -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कब कब ये सामने लिखा है इसको आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये -1 लेस देन ये इक्वल टू और ये कहां तक, 0 तक। -1 से और 0 के बीच में, 0 से पहले तब आंसर आएगा -1, और ये आपका 0 और ये इक्वल का भी निशान लगाओ और 1 से पहले तब ये रिजल्ट 0 देता है। और ये देखो 1 से लेकर के 2 से पहले रिजल्ट 1 मिलेगा, और यहां से देखो 2 से लेकर के और ये 3 से पहले तब इसका रिजल्ट 2 मिलेगा।
ये इसका देखो यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग है। अब बच्चों अगर इसका ग्राफ खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे, ग्राफ भी देखो खींच के दिखाते हैं। सीधा सीधा अगर आपने देखा कि चिन्ह फलन की जो ग्राफ खींची ना, बिल्कुल वैसे ही है। भैया हमें क्या करना है, इसको y मानना है, y बराबर -1 का ग्राफ आप जानते हो। y बराबर 0 का मतलब सीधा सीधा y बराबर 0 का मतलब मूल बिंदु हो गया समझो। और y बराबर 1 का भी ग्राफ खींच सकते हो, y बराबर 2 का भी ग्राफ खींच सकते हो। मतलब जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग तो खींचनी है। यहाँ देखते हैं, देखो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया। इधर लिख देते हैं x की ऋणात्मक दिशा, इधर लिख देते हैं y की ऋणात्मक दिशा। अब देखो y बराबर -1, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। आप ध्यान से देखो, y बराबर -1, y बराबर -1 का मतलब आपको यहाँ पर देखो ये रेखा खींचनी है। ये क्या है, y बराबर -1, यहाँ पर ये क्या है -1, यहाँ पर क्या है -2, ये क्या है -3, ये क्या है -4। बात ठीक है। ये y बराबर -1 की रेखा हो गई भाई, ठीक है भाई, y बराबर -1 की हो गई। अब y बराबर 0 तो सीधा सीधा यहाँ कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो y बराबर 1 का मतलब देखो यहाँ ये 1 है ना, ये 1 से जाने वाली ये रेखा हो गई, इस रेखा को y बराबर 1 कहोगी। y बराबर 2 तो बच्चों y बराबर 2 की देखो ये रेखा हो गई, यहाँ पर ये 2 पॉइंट है ना, y बराबर 2 की रेखा हो गई। अब समस्या इस बात की है कि आगे वाला जो लिखा इसका हिसाब समझो। ये -1 मान तब होता है जब x का मान कहां से कहां तक वैलिड है। देखो x का मान वैलिड है -1 से 0 तक। अब ध्यान से समझो, -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, -1 से 0 तक मतलब इतना है, यहां से लेकर के -1 से लेकर के और 0 तक ये वैलिड है। ध्यान से समझो, -1 से लेकर देखो यहाँ इक्वल का भी निशान लगा, इसलिए इसको भरना है, गोल डार्क बनाना है। तो -1 से लेकर के और कहां तक 0 तक, यहां तक आपको ये देखो दिखाई दे रहा है, -1 से 0 तक इतना रखना है। आगे का ये सब हिसाब किताब खत्म है, कोई मतलब नहीं। ये वाली जो रेखा है y बराबर -1 वाली रेखा कहां से कहां तक वैलिड है, -1 से लेकर के 0 तक, ठीक। अब यहां पर देखो y बराबर 0, ये कहां से कहां तक वैलिड है, आप देखो ध्यान से, 0 से लेकर के 1, 0 ये है, 1 ये है, देखो ध्यान से। तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक ये वैलिड है, यहां से यहां तक देखो वैलिड है, ठीक है। इसके आगे का कोई पोर्शन नहीं है, इतनी वैलिड है। इसके बाद में देखो y बराबर 1 का ये वाली रेखा है और कहां से कहां तक वैलिड है, 1 से लेकर 2 तक। बच्चों यहाँ पर x बराबर 1 ये है और 2 तक, कहां से देखो लिखा है 1 से 2 तक, 1 हमारा ये है, 2 हमारा ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक का मतलब है 1 ये है, 2 ये है। तो 1 से लेकर 2 तक का मतलब है ये देखो इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक वैलिड है। इसको सबको रोक दो, 1 से 2 तक ये वाली देखो वैलिड है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे y बराबर 2 की ये रेखा है, ये कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के 3 से पहले आ जाओ, 2 ये है, 3 ये है। तो यहां से 2 से 2 को शामिल है, बराबर का निशान है, तो यहाँ पर डार्क बनाना है ये। और 2 से लेकर कहां तक जाना है, 3 तक। आगे पीछे का इसको सबको रब कर लो। तो बच्चों ये है देखो इसका ग्राफ, ये काहे का है, महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। अगर और इसके पीछे ऊपर कुछ नंबर निकालते, कुछ और नीचे नंबर निकालते, तो बच्चों यहाँ से इस तरीके से जाता है। यहाँ से देखो हर पूर्णांक पर इसको देखो बदलना है। इसको अगर कहें महत्तम पूर्णांक फलन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप सीढ़ी जैसा बन गया ना हिसाब किताब। देखो ये अगर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो वो सीढ़ियाँ सी बनती चली जा रही ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये कहते हैं इसको महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। हर पूर्णांक पर इसकी स्थिति बदल जाती है, हर पूर्णांक पर ये ब्रेक हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ क्वेश्चन आपके क्लास 12th में मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लगभग हमने सभी फलनों को यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है।
कुछ इसके एक दो उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से कुछ एक दो उदाहरण हैं और फिर इसके बाद में आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। अच्छा यार, एक काम और करते हैं कि यहाँ पर वास्तविक फलनों का बीजगणित और समझ लेते हैं। वास्तविक फलनों का बीजगणित क्या होता है समझते हैं, वास्तविक फलनों का बीजगणित, और फिर इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल करेंगे। देखो ध्यान दें बच्चों, ये मानते हैं कि हमारे पास कोई दो फलन हैं, वास्तविक दो फलन। हम इसको मान लेते हैं कि एक हमारा ये है कोई फलन f(x) और ये f(x) फलन है इस प्रकार से कि x से r में मान लो, है ना। एक फलन कोई हमारा f(x) है और एक फलन कोई gx है, ये दो फलन है। ये f फलन इस प्रकार से है कि x से r में है और g फलन भी ये इस प्रकार से है कि x से r में है। x क्या चीज है? x का मतलब है कि ये है r का सबसेट है। x क्या है? r का सबसेट है। तो हम आपको बता दें कि यहां पर दोनों फलन f और g का योग इस प्रकार से प्रदर्शित होगा कि f(x) प्लस fg के बराबर होगा। और यदि यहां ऐसा पूछा जाए कि f माइनस gx को ज्ञात करो तो ये इस प्रकार परिभाषित होगा कि f(x) माइनस gx लिखेंगे। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि f इंटू gx को कैसे, f इंटू gx बराबर रखेंगे यहाँ पर f(x) इंटू gx, दोनों का गुणनफल के द्वारा परिभाषित होता है। तथा यहाँ चौथी कंडीशन को याद रखना है कि f भाग g अगर ऐसा लिखा हो तो उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि f(x) में हम यहाँ पर gx से भाग कर देंगे। साथ साथ में ये जरूर याद रखना है कि gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर gx का मान 0 हो जाएगा तो हमारा फलन परिभाषित नहीं होगा, है ना। एक चौथी कंडीशन ये भी आपको याद रखनी है कि अगर किसी अचर से गुणा हो, जैसे मान लें अचर है a और f(x) ये ऐसा लिखा है, तो बच्चों इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, a को बाहर निकालें और यहाँ लिख दें f(x), ठीक है। किसी फलन में a का गुणा इस प्रकार से। तो बच्चों ये कुछ वास्तविक फलनों का बीजगणित है। ये हमारे f(x) और gx दो वास्तविक फलन हैं। f फलन इस प्रकार से है कि x से r में है, r मतलब कोई वास्तविक संख्या। यहाँ पर g फलन है वो भी x से r में है, मतलब x क्या है? x कोई r का उपसमुच्चय है, ठीक है। तब इन दोनों का योगफल f और g का योगफल कैसे, f और g का योगफल का जो फंक्शन बनेगा वो इन दोनों के योगफल के द्वारा परिभाषित होता है। इसी प्रकार दोनों का अंतर तो दोनों फलनों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ f गुणे g इंटू एक्स कैसे परिभाषित होता है? f(x) गुणे gx के बराबर होता है। और इसी प्रकार f भाग x किस प्रकार परिभाषित होता है? f(x) में gx का भाग करेंगे, याद रहे कि gx 0 ना हो, और अचर का गुणा करने पर अचर बाहर करके f(x) से फलन से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा है ये वास्तविक फलनों का बीजगणित। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं, तो पहले उन एग्जाम्पल को करेंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है 16वां। इसमें ऐसा लिखा गया है दो फलन दिए गए हैं, दो वास्तविक फलन दिए गए हैं, तो f प्लस gx का मान बताओ, f इंटू gx का मान बताओ, और f गुणे gx का मान, f भाग gx का मान बताओ। तो देखो सिंपल सा है, अभी करके दिखा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, ये बीजगणित, यही बीजगणित है ना। वास्तविक फलनों के बीजगणित पर आधारित ये आपका उदाहरण है। उदाहरण नंबर है हमारा 16वां। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें उदाहरण में। मान लीजिए कि f यहाँ पर हमें एक फलन दिया गया है f(x) बराबर क्या कहा गया है? x²। एक फलन हमारा ये है, दूसरा फलन हमारा है gx, और ये gx बराबर कैसे दिया गया है? ये हमें gx बराबर दिया गया है 2x + 1। इस प्रकार से ये वास्तविक फलन दो दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि f प्लस gx का मान बताओ, ये बताओ। आपसे पूछ दिया गया है f माइनस gx इसका मान बताओ। आपसे पूछ दिया गया है f इंटू gx इसका मान बता दो, और आपसे पूछ दिया गया है f भाग gx इसका मान बता दो। बच्चों अभी यही हमने बीजगणित आपको बताया था, है ना। यही तो अभी बीजगणित आपको बताया था
कैसे ज्ञात करते हैं? सिंपल सा काम है, हम यहाँ पर दोनों फलनों को जोड़ दें तो आपको यहाँ पर देखो पहले का आंसर मिलेगा f प्लस जी एक्स बराबर, कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखेंगे। अब जो एफ एक्स का मान सीधा सीधा देखो एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ जी एक्स का मान है 2x प्लस 1 है, बस समझो f प्लस जी एक्स का मान ये ज्ञात हो गया। चाहो तो इसको यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये x प्लस 1 का होल आप स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बन गया पूर्ण वर्ग। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद यहाँ पर दूसरा, ये जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें कहा गया है f माइनस जी एक्स, ये बता दो। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है एफ एक्स में से जी एक्स घटा लेना है। अब ये एफ एक्स कितना है, आप देखो एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर और इसमें माइनस करना है जी एक्स, और जी एक्स कितना है 2x प्लस 1 है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमें ज्यों का त्यों ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसका पार्ट है, इसमें लिखा है f इंटू जी का मान बताओ, f इंटू जी एक्स कितना होगा? तो आपको लिखना है ये होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स के बराबर होगा। बच्चों यहाँ एफ एक्स कितना है, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना है, आपको लिखना है 2x प्लस 1, अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और साथ साथ में एक चौथा पार्ट जो है उसको भी कर लेंगे, बिल्कुल आसान आसान सारे प्रश्न हैं। आपको लिखना है f भाग जी एक्स, ये इसका मान बताओ। तो आपको लिखना है एफ एक्स, आपको लिखना है एफ एक्स भाग जी एक्स लिखना है, और इसके साथ में एफ एक्स का मान देखो कितना है, एफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना है, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये बच्चों हो गया आपका देखो आंसर। ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ खास बात है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये हमने देखो 4 आंसर आपसे पूछे गए थे, दोनों का योग, दोनों का अंतर, दोनों का गुणनफल और भागफल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न था। उदाहरण था आपका 16वां। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, यहाँ पर ये हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया। देखो gx जो है ना, ये कितना है 2x प्लस 1 है, तो gx को हमें क्या लिखना है 2x प्लस 1 लिखना है। और यदि हम 2x प्लस 1 को 0 लिखें तो बच्चों यहाँ से देखो x का मान कितना आएगा, x का मान नहीं होना चाहिए 1/2 माइनस 1/2। भाई 2x प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 2x बराबर नहीं होना चाहिए -1 के, या कहें x बराबर नहीं होना चाहिए -1/2 के। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यही बिल्कुल इसी सिस्टम से जुड़ते हुए आगे बढ़ो। एक 17वां उदाहरण है, बिल्कुल आसान सा उदाहरण। 17वां देखो, बिल्कुल आसान सा उदाहरण, इसको रब कर लेते हैं। और आपको अब देखना है 17वां उदाहरण। 17वें उदाहरण में भी 2 फलन हमें दिए गए हैं, और दोनों फलनों में इसी टाइप से ही देखो प्रश्न ये भी है हमारा। इसमें कहता है मान लीजिए कि एक कोई फलन एफ एक्स है, एक कोई फलन क्या है एफ एक्स, और ये एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, √x दिया गया है। जबकि एक दूसरा फलन ये जी एक्स है, ये बराबर क्या दिया गया है, x दिया गया है। और आपसे कहा गया है कि भाई आप ये x ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित 2 फलन हैं। तो आपसे कहता है तो f प्लस जी एक्स का मान बताओ, और f माइनस जी एक्स का भी मान आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, f इंटू जी एक्स का मान पूछा गया है, तथा यहाँ पर f भाग जी एक्स का भी मान पूछा गया। सेम है ना, केवल फंक्शन बदले हुए हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या देना है, f प्लस जी एक्स को कैसे परिभाषित करते हैं, हमें लिखना है एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखना है। बताओ, सिंपल सा वही काम कर रहे हैं ना, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। एफ एक्स का मान कितना है, आपको रखना है √x है, प्लस जी एक्स का मान कितना है तो x लिख देना है बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर f माइनस जी करना है, तो आपको यहाँ f माइनस जी एक्स बराबर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स मिलेगा। एफ एक्स का मान है रूट एक्स माइनस जी एक्स, फलन कितना है, देखो x है, तो आपको ये इस तरीके से रूट एक्स माइनस एक्स मिल जाएगा। तीसरा पार्ट देखो भाई, यहाँ है f इंटू जी एक्स, तो f इंटू जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखना है। एफ एक्स का क्या मतलब है बच्चों, एफ एक्स का मतलब है रूट एक्स, और इसके बाद जी एक्स का मतलब क्या है, एक्स है। बस इनका दोनों का अगर गुणा करोगे तो एक्स की पावर 3/2 मिलेगा। ध्यान से समझो, ये आधा पावर है, ये एक पावर है, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, आधा में एक पावर जोड़ो तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से f इंटू जी एक्स का मान ये निकल के आएगा। और साथ साथ में बिल्कुल अंत में हम लोग पहुंच जाते हैं कि f भाग g कितना होगा, तो आपको लिखना है ये एफ एक्स बटे में जी एक्स लिखना है। और एफ एक्स का मान देखो यहाँ पर दिया गया है कितना, अंडर रूट एक्स है, जबकि जी एक्स का मान कितना है, एक्स है। तो ये विशेष बात रखनी है आपको याद बिल्कुल कि जो हर में लिखी गई संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, तो ये एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया बच्चों, इतना काम करना है आपको, ठीक है, इतना काम करना है। चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो इसको यहाँ पर ऊपर ले जाओ, तो x की 1/2 घात ये है, इसमें 1 कम करो तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर में, या फिर इसको नीचे ले आओ तो 1/√x लिख सकते हैं, या x पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का मान ये क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलर है, कोई खास बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये 2 उदाहरण थे इसमें, और ये दोनों उदाहरण वास्तविक संख्याओं के बीजगणित पर ही आधारित थे, वास्तविक फलनों के बीजगणित पर थे। तो ये भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। एक्सरसाइज है हमारी 2.3, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बच्चों, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। 2.3 यहाँ से बच्चों बेसिक, ये समझो बेसिक चल रहा है आपका। जब आप 12th क्लास में पहुँचोगे तो इसका फिर डिटेल में लगेगा। ये बेसिक सारी बातें हैं जो कि यहाँ से आप कंप्लीट करते हुए जाओगे तो वहाँ पर बहुत आसान से आपको समझ में सारी बात आएगी, ठीक है। तो निम्नलिखित में ऐसे लिखता है, निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन है, कारण का उद्देश्य कीजिए, उल्लेख करिए, और संबंध और फलन, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित करिए, ऐसा कहा गया है। जो हमें यहाँ पर दिया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार से दिया गया है कि इस प्रकार से दिया गया, देखो यहाँ लिखा है 2 क्रमित युग्म है, 2,1 लिखा है, कोमा, फिर लिखा है 5,1 लिखा है, फिर कोमा यहाँ पर 8,1 लिखा है, इसके बाद कोमा 11,1 लिखा है, बिल्कुल ठीक है, कोमा, इसके बाद यहाँ पर 14,1 लिखा है, इसके बाद और यहाँ पर 17,1 लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये हमारा कोई इसको हमें ये नहीं कहा गया कि ये संबंध है कि फलन है, कुछ है। ये बताओ कि अगर ये संबंध है तो क्यों संबंध है, फलन है तो क्यों संबंध है, संबंध है तो क्यों संबंध है, और फलन है तो क्यों फलन है, ये बताना है बच्चों। यहाँ पर एक सीधा यहाँ पर एक फिगर बना के आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। आप ध्यान से देखो, ये प्रथम घटक जो होता है वो समुच्चय पहले वाले समुच्चय के अवयव होते हैं, पहले वाले समुच्चय के अवयव हैं। यहाँ पर 2 समुच्चय हम बना के आपको दिखाएं। ये हमने मान लिया पहला समुच्चय है, ये हमारा हो गया मान लो दूसरा। तो पहले घटक, पहले ये समुच्चय के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। आप ध्यान से देखो, प्रथम घटक ये समुच्चय ए के पहले वाले समुच्चय के अवयव होते हैं। दूसरे वाले समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, जो दूसरा घटक लिखा होता है वो दूसरा घटक जो होता है वो दूसरे समुच्चय के अवयव होते हैं। तो इसका मतलब ये सब में 1 1 लिखा है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही
एक ही अवयव है। और सभी का 2 का भी 1 से संबंध है, 3 का भी 1 से संबंध है, 8 का भी 1 से संबंध है, 11 का भी 1 से संबंध है, 14 का भी 1 से संबंध है और 17 का भी 1 से ही संबंध है। सभी का 1 से संबंध है। तो बताओ बच्चों, यहां पर अगर यहां पर आप ध्यान से देखो कि बहुत ढेर सारे अवयव हैं, इनका सबका एक ही संबंध, एक ही जगह से सबका संबंध है, तो इस संबंध को क्या कहोगे आप? इस संबंध को देखो, फलन जो होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है? फलन की परिभाषा क्या होती है? फलन की परिभाषा ये होती है कि इसके प्रत्येक अवयव का यहाँ पर अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, इसके सभी अवयवों का। अब बताओ, 2 का केवल एक ही तो प्रतिबिंब है? ऐसा तो नहीं है कि 2 का ये एक है और 2 का और कहीं प्रतिबिंब हो, नहीं है, बिल्कुल। 2 का केवल एक ही प्रतिबिंब है, 5 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 8 का भी एक ही प्रतिबिंब है, मतलब सभी अवयवों का यहाँ पर एक अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए बच्चों इसको हम फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? फलन है। पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के अवयव से एक अद्वितीय संबंध होता है अगर, तो वो संबंध आपका फलन कहलाता है। तो आप ध्यान से देखो, इसका किसी और से संबंध नहीं है, एक ही से संबंध है। 5 का किसी दूसरे से नहीं है, केवल एक ही से संबंध है। तो 1 का 1 से संबंध है, इसका मतलब ये फलन है, पक्की बात है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसमें 2 होता, यहाँ 3 होता थोड़ी देर के लिए, तो 2 का संबंध 3 से भी होता, 2 का संबंध 1 से होता, तो इसका मतलब इसके 2 संबंध हो जाते, 2 संबंध, मतलब 2 का 3 से भी संबंध होता, 2 का 1 से भी संबंध होता, तो फिर इसको हम संबंध कह सकते थे, फलन बिल्कुल नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो केवल और केवल इस 2 का एक ही प्रतिबिंब है, 5 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 8 का भी एक ही प्रतिबिंब है, सभी अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। एक दूसरा अगर हम डायग्राम ना बनाएं तो बच्चों आपको ये देखना है, जो प्रथम घटक है वो कोई भी प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ लिखा है तो फिर 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रथम घटक पर कहीं भी 2 नहीं होना चाहिए। या 5 यहाँ लिखा है तो प्रथम घटक पर 5 कहीं नहीं होना चाहिए। आप देखो कहीं नहीं है, 8 कहीं नहीं है, 11 कहीं नहीं है, 14 कहीं नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, 2 का 1 से संबंध है, 5 का भी 1 से संबंध है, 8 का 1 से संबंध है, 11 का भी एक ही से संबंध है। तो हम कह सकते हैं हर एक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों ये आपका फलन है, संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब संबंध तो है लेकिन संबंध ही तो फलन होता है। लेकिन संबंध की जो शर्त होती है वो क्या होती है कि भैया इसके सभी अवयवों का यहाँ पर अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वो है ना। आप देख रहे हो प्रथम घटक किसी के भी, आप देखो सभी के प्रथम घटक अलग अलग हैं। इसका मतलब कोई भी अवयव दूसरे और जगह कनेक्टेड नहीं है। मतलब कह सकते हैं 2 का केवल एक ही प्रतिबिंब है, 5 का एक ही प्रतिबिंब है, 8 का एक ही प्रतिबिंब है, 11 का एक ही प्रतिबिंब है। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? फलन है। ये आपका संबंध, यही संबंध आपका क्या है? इस संबंध को क्या कहोगे आप? फलन कहोगे। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद देखो आगे की कहानी क्या है भाई। आगे की कहानी क्या है बच्चों? देखो इसी टाइप में एक और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, 3 प्रश्न हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका दूसरा भाग है। इसमें लिखा है ये 2,1, 4,2, फिर इसके बाद में है 6,3, फिर इसके बाद में है 8,4, फिर इसके बाद में है 10,5 और फिर इसके बाद में है 12,6 और इसके बाद में हमारा है 14,7। ये हमारा देखो एक संबंध दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये संबंध जो है वो वास्तव में क्या फलन है या नहीं। अगर ये संबंध फलन है तो क्या हमने शर्त बताई? हमने शर्त ये बताई कि जैसे 2 यहाँ लिखा है तो बताओ यहाँ से यहाँ तक प्रथम घटक पर कहीं 2 नहीं है। इसका मतलब 2 का केवल एक ही प्रतिबिंब है।
4 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 6 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 8 का, 10 का, ये सब का आप ध्यान से देखो तो प्रथम घटक सभी के अलग अलग हैं। इसका मतलब ये भी आपका एक फलन है, संबंध नहीं है। इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम फलन कहेंगे, इसको भी कहेंगे फलन है। बच्चों फलन जो होते हैं, हमने बताया कि प्रथम घटक सबके अलग अलग है तो फलन है। अच्छा, जो प्रथम घटक होता है उसको कहते क्या है बच्चों? उसको कहते हैं प्रांत। यहाँ पर प्रांत कितना, इस वाले प्रश्न में प्रांत कितना है? तो ये वाला सब कुछ ये प्रांत कहलाता है। आपको लिखना है 2, 5, 8, 11 के बाद 14, 17, ये इसका है देखो बच्चों प्रांत। और इसका जो परिसर है वो कितना है? आपको परिसर में क्या लिखना है? परिसर बराबर 1 लिखना है। ये हमारा परिसर है। यहाँ पर ये भी फलन है आपका। इसमें आप बताओ इसका प्रांत कितना है? तो बच्चों आपको लिखना है प्रांत, इसका प्रथम घटक होता है वो प्रांत कहलाता है। 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, 10 लिखना है, 12 लिखना है और 14 लिखना है। तो बच्चों ये हमारा देखो प्रांत कहलाएगा। और इसका जो परिसर होता है वो दूसरा अवयव होता है, दूसरा घटक होता है, उसको परिसर कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इसका परिसर कहलाएगा। प्रांत ये होता है प्रथम घटक और जो परिसर होता है वो क्या होता है? द्वितीय घटक होता है। द्वितीय घटकों की जो सब अवयव हैं उनसे समुच्चय बनता है वो परिसर कहलाता है। और प्रथम घटक जो होते हैं वो प्रथम घटक से जो समुच्चय बनाएंगे उसको हम प्रांत कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए भाई बहुत सुंदर। अब आगे आते हैं, यहाँ पर देखो इसके और एक तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में देखो ऐसा दिया गया है, यहाँ पर नंबर डाल लो 3, नंबर डाल लो 3 और यहाँ पर लिखा है इस तरीके से भाई कि 1, एक पहला क्रमित योग में दिया गया है 1,3, दूसरा क्रमित योग में 1,5 दिया गया है, तीसरा क्रमित योग में 2,5 दिया गया है। बच्चों ध्यान से देखो तो ये इसको क्या कहोगे? अच्छा इसका भी ये देखो हम फिगर बना के आपको बताएं। एक समुच्चय हमारा ये हो गया, एक समुच्चय हमारा ये हो गया। ठीक है, 1, 1, 2, यहाँ पर 1 और 2 दो अवयव हैं केवल। यहाँ पर 3, 5, 3 और 5 दो अवयव हैं। ध्यान से देखो 1 का 3 से संबंध है। यहाँ पर देखो कितने हैं? 3 और 5, 3 और 5। तो ध्यान से देखो 1 का 3 से संबंध है, देखो 1 3 से संबंधित है, 1 5 से भी संबंधित है, देखो 1 5 से भी संबंधित है और 2 5 से संबंधित है, 2 भी 5 से संबंधित है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? ये संबंध है, ये फलन बिल्कुल नहीं है। ये आपका संबंध है, फलन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आप ध्यान से देखो कि इस अवयव के तो 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। यहां पर जो पहला समुच्चय होता है उसके सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। एक का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। एक का या तो 3 बनता या फिर 1 का 5 बनता। तो यहां पर क्या हुआ? इस 1 ने 2 जगह रिश्तेदारी कर ली। देखो 3 से भी कर ली रिश्तेदारी, 5 से भी रिश्तेदारी कर ली। इसलिए यहां पर ये 1 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। अब जब अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं होता है तो संबंध तो होता है लेकिन फलन नहीं इसको कह सकते हैं। तो बच्चों इसलिए इसको फलन नहीं कहेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पर प्रथम घटक समान है कि नहीं? हमने कहा प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो प्रथम घटक समान है। देखो इसका भी प्रथम घटक 1 है, इसका भी प्रथम घटक 1 है। तो अब अगर प्रथम घटक समान होता है तो ये आपका फलन नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? संबंध कहते हैं, फलन नहीं है। ये बात ठीक समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका क्या है? इसको संबंध कहेंगे। यहाँ पर ये भी हमारा फलन है और ये भी हमारा फलन है। अगर इसका भी चित्र बनाना चाहो तो देखो बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। पहला समुच्चय जिसके अवयव कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 यहाँ पर इसके अवयव हैं। जबकि इसके परिसर में कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। देखिएगा ध्यान से, 2 का 1 से संबंध है तो 2 का देखो 1 से संबंध रखना है। 4 का 2 से है, 4 का 2 से संबंध है। 6 का 3 से है, 6 का 3 से संबंध है।
8 का 4 से है, 8 का 4 से संबंध कर देते हैं। 10 का 5 से है, बिल्कुल ठीक है, 10 का 5 से लिख देते हैं। 12 का 6 से है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 14 का संबंध 7 से है। तो बच्चों आप देखो इसके सभी अवयवों का कोई भी अवयव छूटा है क्या? बिल्कुल नहीं। सभी अवयवों का यहाँ पर अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फलन। इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पर है, इसके सभी अवयव, कोई अवयव नहीं छूटा है, सभी अवयवों का यहाँ पर अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर देखो अद्वितीय नहीं है, क्योंकि एक ने तो 2 जगह रिश्तेदारी कर ली, यहाँ 3 से भी और 5 से भी, इसलिए यहाँ संबंध तो इसने बनाया है, फलन इसको नहीं कहेंगे। 1 का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 का एक ही प्रतिबिंब है। 2 का 1 से भी हो जाए और 2 का 2 से भी संबंध हो जाए तो फिर संबंध कहलाएगा, ये फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 2 का 1 से संबंध है, 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से, मतलब 1 का एक ही संबंध है, 1 का एक ही संबंध है, इसलिए इसको फलन कह सकते हैं। यहां पर ये फलन नहीं है, क्योंकि 1 का 1 की रिश्तेदारी 2 जगह हो गई है, इसलिए इसको संबंध कहेंगे, फलन नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में हमसे कहता है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत और परिसर आसान से समझते हैं, ये प्रश्न आने वाला है, अच्छा प्रश्न है, इसको जल्दी से नोट एक बार कर लें। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरे प्रश्न में कैसे कर रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। इसमें बच्चों दूसरे प्रश्न में फलनों के प्रांत और परिसर पूछे गए हैं। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो लिखता है कि f(x) बराबर, यहाँ पर एक फलन दिया गया है, f(x) बराबर mod x और बीच साथ में माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें लिखा है कोई फलन f(x) बराबर है माइनस में mod x दिया गया है। इसका हमसे पूछा है प्रांत और परिसर बताओ। क्या पूछा गया है? प्रांत और परिसर बताओ। प्रांत परिसर दोनों चीजें पूछी गई हैं। बच्चों हमें पता है प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। प्रांत का मतलब यहाँ x के वो वाले मान जिस पर ये फलन हमारा परिभाषित होता है, वो x के सारे मान प्रांत कहलाते हैं। और x के मान रखे जाएं, उससे जो हमारे fx के मान मिलते हैं, fx को y कहते हैं, अर्थात जो y के मान मिलते हैं वो उसका परिसर कहलाते हैं। सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है, जो x के मान डालें इसमें, तो जो x के मान डाले जाएंगे वो सारे x के मान उसका परिसर होते हैं। बच्चों आपको पता है कि x का मान कुछ भी यहाँ डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाला जा सकता है, तो यहाँ पर किसी भी रियल नंबर का मॉड हमें मिल जाएगा। भाई मॉड क्या हो, तो अगर यहाँ पर देखो -1 लिखोगे तो अभी हमें 1 मिलेगा, -2 लिखोगे हमें 2 मिल जाएगा, 3 लिखोगे हमें 3 मिल जाएगा, √3 लिखोगे तो हमें √3 मिल जाएगा। मतलब हर एक किसी वास्तविक संख्या का यहाँ मॉड ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये मॉड जो है, ये फलन जो है वो परिभाषित है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका प्रांत है वो कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है प्रांत, अर्थात प्रांत को कैसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख दो x बिलोंग टू r, मतलब जो इसका प्रांत है वो कितना हो जाएगा, सब का सब रियल नंबर हो जाएगा। प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है x, और x है क्या? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर इसमें डालो, वो सब कुछ डालने से ये फलन हमारा परिभाषित हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर डालोगे, सभी रियल नंबर डालने पर फलन परिभाषित है, इसलिए सभी के सभी रियल नंबर प्रांत कहलाएंगे। ठीक है भाई, पूरा का पूरा रियल नंबर प्रांत है। अच्छा परिसर क्या होता है बच्चों? परिसर जैसा कि हमने बताया कि जब हम x के मान इसमें डालें, जो f(x) के मान मिलेंगे वही परिसर होता है। मतलब f(x) को y भी कहते हैं, तो y बिलोंग टू, अर्थात f(x) किसको बिलोंग करेगा? यहाँ पर देखो बच्चों, ये फलन कुछ इस प्रकार से है कि इस फलन में माइनस का निशान पहले लगा है, तो जो भी y का मान आएगा वो माइनस का ही आएगा, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी मान डालो। जैसे मान लो यहाँ पर x का मान -3 डाल दिया आपने, तो -3 तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, लेकिन पीछे से माइनस है, तो यहाँ पर आप आंसर में क्या मिलेगा, माइनस का ही तो मान मिलेगा। y का कुछ भी मान यहाँ पर देखो, जो भी y के मान मिलेंगे वो सदैव माइनस में ही मिलेंगे, क्योंकि माइनस पहले से लगा है। मॉड तो
मॉड तो हमेशा ही धन देता है, हमेशा ही प्लस निशान प्लस देता है, चाहे आप माइनस की संख्या इसमें डालो चाहे प्लस की संख्या डालो, यहाँ इसकी टोटल की वैल्यू तो प्लस में आएगी लेकिन माइनस पीछे से गुणा है, तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो सभी की सभी बाई अर्थात सभी की सभी fx के मान ऋण में निकल के आएंगे। तो कह सकते हैं कि जो बाई होगा वो सभी का सभी क्या होगा, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। हम कह सकते हैं बाई बिलोंग टू माइनस आर, इसको ऐसे कह सकते हैं, मतलब सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। या इसको बच्चों ऐसे कहो, ध्यान से समझो, हम ऐसे कहें ये हमारा है 0, इसके बाद यहां से देखो इधर की ओर तो ये प्लस अनंत होता है, इधर धनात्मक होता है। अब ये हो गया ऋणात्मक वाला हिस्सा, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रांत होगा वो इधर वाला हिस्सा होगा। तो आप कह सकते हो ये प्रांत कितना होगा, आपको लिखना है माइनस अनंत से 0, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि यहां पर ये शामिल है 0 से लेकर माइनस अनंत तक, ये इसका परिसर कहलाएगा। परिसर का मतलब क्या है, परिसर का मतलब बाई के मान। बाई के मान देखो ध्यान से कौन से मिलेंगे, बाई के मान सभी ऋणात्मक वाली, 0 भी मिलेगा और 0 से सब ऋणात्मक संख्या, क्योंकि x का मान 0 डालो तो 0 मिल जाएगा, माइनस 0 तो होता नहीं है, माइनस पहले लगा है लेकिन 0 डालने पे ये 0 हो जाएगा। माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 तो मिलेगा और फिर इसके बाद कुछ भी डालो सबके सब माइनस वाली संख्याएं मिलेंगी। तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 से माइनस अनंत हो जाएगा। इसमें 0 भी शामिल है, 0 भी हो सकता है या 0 से सब छोटी संख्याएं और कहां तक, अनंत तक। तो इस तरीके से ये इसका परिसर हो जाएगा। प्रांत इसका सब रियल नंबर है, सारा का सारा रियल नंबर है, और जो परिसर है वो कितना है, 0 से ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। इसका तो काम सिंपल हो गया। ये आपका इसमें 2 प्रश्न थे बच्चों। यहाँ पर इसका एक दूसरा और प्रश्न है, उसको भी जरा ध्यान से समझो। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर एक फलन दिया गया है, उस फलन को समझते हैं। fx बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया गया है यहाँ पर, fx बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो अब इसका भी आप समझो ध्यान से कि भाई यहाँ पर इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा। हमने बताया प्रांत क्या होता है, यहां पर x के वो मान डालो जिस पर ये फलन हमारा परिभाषित हो जाए, वो सभी के सभी मान उसका प्रांत, x के वो सभी मान प्रांत कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या क्या डाला जा सकता है, यहाँ पर डाला जा सकता है, देखो ध्यान दें क्या क्या डाला जा सकता है। यहाँ पर 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, अगर 4 डाल दिया आपने तो 4 डालने से 4 चौको 16 हो जाएगा। 9 में से 16 घटाओ, 9 में से 16 घटाओगे तो माइनस में बचेगा, और अंडर रूट में अगर माइनस लग रहा है इसका मतलब है ये संख्या हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ये फलन परिभाषित तब होगा जब x का मान कहां से कहां तक हो, या फिर रियलिटी में कैसे करोगे। देखो ध्यान से, x का मान हम कैसे प्रांत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बस तो निश्चित रूप से धनात्मक होती है, शून्य हो सकती है या धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक कभी नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं आता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो सदैव या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चों, अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर लिए जाए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है। अब इसके फैक्टर कर ले तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक संख्या रेखा बनाओ, संख्या रेखा बनाओ तो यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये हो गया 3, ये हो गया -3, इधर हो गया माइनस अनंत और इधर हो गया प्लस अनंत। आप समझते हैं, देखो यहाँ पर माइनस अनंत से प्लस अनंत की ये संख्या रेखा, इसमें 3 यहाँ मान लिया तो -3 यहाँ कहीं होगा पीछे की ओर। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये 3 अंतराल बन गए, एक अंतराल ये, एक अंतराल ये, एक अंतराल ये। अच्छा इस अंतराल को चेक करो, 3 से अनंत में, 3 से अनंत का अंतराल का मतलब 3 से कोई बड़ा नंबर ले लो, मान लो 4 ले लो, तो अगर हम 4 यहाँ रख लें देखो तो ये तो हमारा 7 बन जाएगा, और यहाँ 4 रखने से क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 3 + 4 इंटू, या फिर यहाँ रख लो, कोई समस्या नहीं है, यहाँ रख लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, और x की जगह हम 4 लिख दें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर इसको हटाओ, इसको हल करके देखो कितना हो जाएगा, 9 में से 16 घटाओ तो माइनस का 7 बचेगा। बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं ये माइनस में आएगा। इसमें ये इस अंतराल में
3 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होगा तो अंतराल प्लस माइनस जाते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा, अगर इसको चेक करो तो भी वही बात है, इसको चेक करोगे तो भी वही बात है, वही आएगा। जैसे -3 और 3 के बीच में कभी कोई नंबर लेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। इस अंतराल में -3 से छोटा नंबर लेके देखो तो ये माइनस में आएगा। तो अगर ये माइनस में आएगा तो फिर ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। हमेशा माइनस प्लस माइनस करके ऐसे चलते हैं अंतराल, ठीक है। अब यहां पर समझो कि हमें जो लेना है वो क्या है। यहां पर देखो ये टोटल क्या है, ये हमारा 3 ये बड़ा है बराबर 0 से लिखा है। मतलब हमें सीधी सीधी बात है कि जो अंतराल हमें चाहिए तो वो ये अंतराल चाहिए -3 से +3। -3 से +3 में ये हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। भाई -3 यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा 3 अगर रख देंगे तो 3 में से 3 घटाओ 0 हो जाएगा। या फिर 3 से और घटाते 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 -3 तक ले आओ तो हमारा यहां तक तो रहेगा ये पॉजिटिव और इसके बाद फिर नेगेटिव आएगा। तो ये बड़ा या बराबर इस अंतराल में रहेगा, किसमें? -3 से 3 में। तो कह सकते हैं कि जो इसका प्रांत होगा अर्थात जो x का मान होगा वो बिलोंग करेगा कहां से? -3 से 3 में। -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट आपको लगाना है। तो ये तो हो गया इसका प्रांत। अच्छा, मोटा मोटी अगर ये सब कुछ ना करते हम और मोटे तरीके से करते तो मेरे ख्याल से आप कर सकते थे। भाई अगर हम यहाँ पर -3 रख दें तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। 9 में से 9 घटाओ 0 मिलेगा। 0 मिलना चाहिए, 0 से बड़ा मिलना चाहिए, तभी तो अंडर रूट का निशान लगाए, तभी तो अंडर रूट की वैल्यू हमारी निकल सकती है। माइनस संख्या की तो अंडर रूट की वैल्यू निकलती नहीं है। इसलिए या तो यहाँ पर -3 हो सकता है या फिर और आगे बढ़ाओ -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 तक हो सकता है। 3 के बाद अगर आपने 4 रख दिया तो भी इसका वर्गमूल फिर नहीं आएगा। तो -3 से +3 के बीच में x के मान रखे जा सकते हैं, जिससे ये हमारा टोटल इसका मान ज्ञात हो सकता है। अंडर रूट तभी आ सकता है जब -3 x का मान -3 से आगे बढ़ाते बढ़ाते हम 3 तक बढ़ाएं, 3 से आगे पहुंच गए तो अभी इसका वर्गमूल नहीं आएगा। 3 से पीछे -3 से पीछे अगर हम करें तो अभी इसका वर्गमूल नहीं आएगा। तो केवल कहां x का मान कहां हमें रखना है, कितना रखना है? -3 से 3 रखना है, तभी वास्तव में ये फलन हमारा परिभाषित होगा। और x का जो मान होता है बस वही प्रांत होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रांत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं परिसर पर। परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? थोड़ा ध्यान से समझना है। परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? परिसर होता है y का मान। अब हमें देखो y का मान ये ज्ञात करना है, y मतलब fx का मान। यहां पर ये मान रखने से हमें fx का जो मान मिलता है बस वही fx के मान हमारे क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाएगा। अब समझते हैं, देखो ये x का मान कहां से कहां तक है? x का मान -3 से +3 के बीच में है। -3 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। x का मान कहां से कहां तक हो सकता है? -3 से +3 तक, ठीक है। हमें ऐसा बनाना है, देखो 9 - x² बनाना है। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का कर दें स्क्वायर। तो अगर कभी स्क्वायर करो तो ध्यान से समझो, माइनस का स्क्वायर कहां तक जाता है? माइनस का स्क्वायर देखो ध्यान दें, हम आपसे ये कहें कि -3 लिखा है, इसका स्क्वायर करो तो कितना करोगे? देखो -3 से +3 के बीच की बात करें, ये देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 से +3 की कोई भी संख्या का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा? ये 9 मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर यहाँ पर 1, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -3 से +3 के बीच की जो संख्या है उनका स्क्वायर करोगे तो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 9 तक जाएगा। आप ध्यान से देखो कितना हो सकता है? 0 से 9 तक हो सकता है। तो जब वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करने पर ऐसा हो जाएगा 0 < x² 9 हो जाएगा। नई बात समझ में आई? जब इसका स्क्वायर करोगे, -3 से 3 की सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर क्या हो सकता है? ये हो सकता है 0 से 9 तक हो सकता है। ध्यान से देखो, 9 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहां से कहां तक होगा? 0 से 9 तक हो सकता है स्क्वायर करने में, ठीक है।
आपको स्क्वायर क्यों किया बच्चों, हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ऐसा बनाने का हमारा यहाँ पर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बनाना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस का निशान है, तो क्या करेंगे, माइनस से सभी मल्टीप्लाई करो। तो ये जब भी कभी माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो असमका जो होती है वो बदल जाती है। बदल जाती है मतलब जो लेस देन है वो ग्रेटर में बदल जाती है, ग्रेटर है वो लेस देन में बदल जाती है। तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये असमका हमारी इस तरीके से देखो बदल जाएगी, इस तरीके से बदल जाएगी। जो लेस देन में थी वो ग्रेटर देन में बदल जाएगी। माइनस से गुणा करने पर सब में हमने माइनस से देखो गुणा कर दिया, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, 0 ही रहेगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मेट हमें बच्चों यही चाहिए होता है कि इधर वाला निशान जो देखो इधर को लगा है ना, लेस देन वाला निशान, चलो इसको उलट के लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि इसको उलट के लिख दें, तो ऐसे कर लें भाई कि इसमें ऐसे लिख दें माइनस का 9 और यहाँ लिख देंगे माइनस का 9, और यहाँ पर देखो ये निशान ऐसे आ जाएगा, है ना, ये किधर की ओर है, माइनस के 9 की तरफ है, तो ये भी देखो माइनस के 9 की तरफ हो गया। और इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर लिखें और इधर लेस देन इक्वल टू ये हमारा 0 रहेगा। माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, 0 ही होता है। अब हमने उलट के लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारा हो गया, अब 9 और प्लस का चाहिए, तो यहाँ पर 9 सब में जोड़ देते हैं। 9 जोड़ें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 9। अब देखो 9 सब में जोड़ दिया, यहाँ भी 9 जोड़ दिया, यहाँ भी 9 जोड़ दिया, और शून्य में भी हमने 9 जोड़ दिया। 9 जोड़ने से हुआ ये 9 में से 9 घट गया, 0 हो गया। लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 9 बन जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखो हमें अंडर रूट का निशान लगा दिखाई दे रहा है। अब हम दोनों पर यहाँ पर सबका सब वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में लिख दो यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको लिखना है अंडर रूट 9। इसके बाद अंडर रूट 0 का मतलब 0 होता है। लेस देन इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, देखो यही तो एफ एक्स है हमारा, और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो जो बाई का मान है, एफ एक्स मतलब क्या है, बाई का मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक है। आपको लिखना है, या तो आप परिसर में इतना लिख दें या आप ऐसे लिख दें, परिसर बराबर, परिसर मानी बाई बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 लिखना है। ध्यान से देखो 0 भी बराबर का निशान है और 3 का भी बराबर का निशान है, इसलिए दोनों साइड पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपको लगाना है। ये हमारा हो जाएगा इसका परिसर। परिसर कितना हो जाएगा, 0 से 3 तक। बाई के मान जो निकलेंगे वो कहां से कहां तक निकल सकते हैं, 0 निकल सकता है, फिर आगे 1 2 और 3 तक जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो तुम्हारा एफ एक्स है, एफ एक्स का मान कहां तक जा सकता है, 0 हो सकता है। कब, जब आप x का मान 3 लिख दें तो ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो बाई का मान, एफ एक्स मतलब बाई का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपने यहाँ 3 लिख दिया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 घटेगा, 0 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर देखो बाई दबे मान लो 0 लिखते हैं, अगर यहाँ पर x का मान 0 लिखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 9 माइनस 0 मतलब 9, और 9 का वर्गमूल कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 3 की कोई भी राशि मिल सकती है। x के इन मानों को रखने से जो fx का मान मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, 0 मिल सकता है, या फिर और आगे बढ़ते बढ़ते हम 3 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इसका परिसर। बात आई समझ में, परिसर मतलब बाई का मान और x का मान अगर रखने से फलन यहां परिभाषित हो जाए, वो सब के सब x के मान उसका प्रांत कहलाते हैं, और वो ये प्रांत के मान यहां रखने से जो बाई के मान मिलेंगे वो उसके परिसर कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये है बच्चों इसका दूसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब आगे के प्रश्न तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सिंपल हैं। देखो ध्यान से देखो, आगे के प्रश्न एकदम सिंपल हैं। देखिए इसमें ऐसा कहा गया है, एक फलन दिया गया है और उसमें आपसे कह दिया गया है कि भाई f0 का मान बताओ, f7 का मान बताओ, f-3 का मान बताओ, है ना। इसको रब कर लेते हैं, और इसके बाद देखो ये हमारे पास जो अगला प्रश्न है बहुत ही सहज, बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
तो इसको भी देखो कर रहेंगे। देखिए ये हमारे पास है दूसरा प्रश्न इसका है, ये तीसरा प्रश्न है। देखो तीसरा प्रश्न है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई फलन f(x) दिया गया है, ये क्या है 2x - 5 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि भाई f0 का मान बताओ, आपसे पूछा गया है कि f7 का मान बताओ, आपसे पूछा गया है कि भाई f-3 का मान बताओ। ये हमारे 3 प्रश्न हैं, ठीक है। और 3 प्रश्न कैसे कैसे करना है थोड़ा ध्यान से समझो। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये इसका दूसरा प्रश्न है, और यहाँ पर इस पर हम 3 नंबर डाल देते हैं। कैसे याद करोगे, सिंपल सा काम है। मेरे ख्याल से ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। x का मान यहाँ 0 लिख दें तो ये हो जाएगा f0। क्या हो जाएगा, f0 बराबर 2 × x का मान 0 - 5, तो इसको हम करेंगे -5, ये तो 0 हो जाएगा, -5 कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर x का मान 7 रख दें तो ये हमारा हो जाएगा भाई f7। देखो सिंपल से ही काम है, इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। x का मान हमने 7 रख दिया, यहाँ भी x का मान 7 लिख दें तो 2 × 7 - 5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाओ 9। इसके बाद में यहाँ पर तीसरे प्रश्न का भी देखो इसी प्रकार आंसर देना है कि भैया x का मान कितना रखोगे, -3, यहाँ पर रख दो -3, तो आगे भी -3 लिखना पड़ेगा। 2 × -3 - 5, 3 दूनी 6, 5 11, -11 लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखो ये तो छोटा प्रश्न था, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, यही हमारे आंसर हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है। तो आगे बच्चों और बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक फलन कोई T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रचित्रण करता है, जो Tc बराबर 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है ना। सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलने का ये फॉर्मूला जो है, इसको फलन मान लिया गया है। और आपसे इसमें भी कहा गया है T0 का मान बताओ, T28 का मान बताओ, T - 10 का मान बताओ, और C का मान बताओ जब Tc बराबर दिया गया है 212 दिया गया है। सिंपल सिंपल देखो इसमें भी है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ये इसका चौथा भाग है, चौथा प्रश्न है, और इसमें यहाँ पर फलन दिया गया है देखो इस प्रकार से, Tc बराबर 9c बटे में दिया है 5 और प्लस में यहाँ दिया गया है 32। ये सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने वाला फॉर्मूला है, देखो है ना। तो अब आपसे ऐसे कह रहा है T0 का मान बताओ, तो बच्चों क्या करना है, C बराबर 0 रखने पर अगर हम C का मान 0 लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर TC का मान 0 लिख दें, T0 का मान मिल जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ भी उसी प्रकार करना है, 9 × C का मान 0 लिखो, बटे में 5 प्लस में लिखो 32, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 + 32 मतलब 32 मिल जाएगा। तो एक आंसर हमारा हो गया, समझो। T0 का मान पूछा गया था, फिर इसके बाद में बच्चों T28 का मान पूछा गया है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया है कि भाई T28 का मान बता दो, तो T28 का मतलब हमें C का मान 28 रखना है। तो यहाँ भी उसी प्रकार C का मान हमें 28 लिखना है, बटे में लिखना है 5, प्लस में लिखना है 32, ठीक है, रख देते हैं भाई। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर 9 × 8 72, हासिल में 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 यहाँ पर लिखेंगे 25, बटे में लिखेंगे 5, और इसके बाद में प्लस में लिखेंगे 32। अब बच्चों यहाँ पर देखो एलसीएम लेके इसको हल कर लो, 5 एलसीएम आ जाएगा। तो आपको लिखना है 252 प्लस में 2 × 5 = 10 और 5 × 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 2, ये 6 × 5 = 11 और 3 और 1 4, 412/5 लिख दो। अब यहाँ पर कैंसिल करो, 5 × 8 = 40, 1 बचेगा 12 हो गया, और 5 दूनी 10, अब 2 बचा 0, और यहाँ पर 20 का मतलब 5 चौको 20। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 82.4 आ गई, ठीक है। तो बस यही सब कुछ ऐसे ही करके पूछा गया है। और भी मेरे ख्याल से इसमें जो प्रश्न है, आप T का मान -10 रख दो। अगले वाले में क्या करना है, तीसरे पार्ट में क्या करना है, आपको यहाँ T बराबर क्या लिखना है, ये हमें ज्ञात करना है।
t माइनस 10 का मान लिखना है, लगाना है। तो आपको क्या करना है, c का मान यहाँ पर देखो -10 है, c का मान -10 रख के चेक कर लो, हो जाएगा, है ना। क्या करना है, t माइनस 10 बराबर 9 गुणे माइनस में 10 और नीचे बटे में यहाँ 5 लिखो, प्लस में यहाँ 32 लिख दो। तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, माइनस का 18 प्लस में 32, और यहाँ से आप देखो कितना बचेगा, 12 में से 8 घट गया 4 और यहाँ 2 में से 1 घट गया 1। तो बच्चों ये हमारा 14 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास TC बराबर दिया गया है कितना, 212। TC बराबर 212 दिया गया है, चौथा पार्ट है, इसमें कहा है TC बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है 212 है। तो भैया यहाँ पर 212 लिख दो तो C का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। इसी में TC बराबर 212 रख दिया जाए तो हमें C का मान मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखना है इसकी जगह कितना, 212 लिखना है बराबर, और यहाँ पर देखो 9C बटे में 5 प्लस में 32 लिखना है, ठीक है। इसको हल कर लो, ये भी देखो आंसर इसका भी मिल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पहले 32 इधर ले आओ तो 9C बटे में 5 बराबर आपको मिलेगा 212 माइनस 32 मिलेगा। 9C बटे 5 बराबर, यहाँ से देखो 212 में से 32 घटाओ 0, 11 में से 3 घटाओ 9, 8, है ना, 8, और ये हमारे पास 1। अब क्या करना है, देखो C का मान निकालना है तो 180 गुणा में 5 बटे में 9 लिखना है। 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, 20 बार कट गया, और 20 में 5 का गुणा 20 25 100, ये बच्चों 100 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर कुल मिला के 4 पार्ट से आसान से, ठीक है, क्लियर है, हो गया होगा, किसी प्रकार की यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इनको भी नोट करो। और इसके बाद में यहाँ पर फलन दिए गए, उनके हमसे प्रांत और परसर पूछे गए हैं, तो एक बार जल्दी से करते हैं। और अब देखते हैं, देखो इसका 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है उसमें जो फलन दिए गए हैं उनका हमें केवल और केवल परिसर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें उनका परिसर ज्ञात करना है। देखो हमें फलन कौन कौन से दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर 5वां प्रश्न है और कह रहा है कि जो फलन है उनके परिसर ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर पहला एक फंक्शन दिया गया है कि fx बराबर में 2 माइनस 3x दिया गया है, और ऐसा भी साथ साथ में कहा गया है कि जो x है वो क्या है, कोई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x का मान बड़ा है 0 से, ऐसा कह रहा है, ठीक है भाई। इसका हमें क्या करना है बच्चों, परिसर ज्ञात करना है। परिसर का मतलब क्या बताया हमने, परिसर का मतलब ये कि x के मान इसमें डालो तो जो y का मान मिले, अर्थात fx का जो मान मिले, y ही fx होता है, तो जो fx का मान मिले समझो वही परिसर कहलाता है। तो बच्चों यहाँ x के मान क्या डालेंगे, हम 0 से बड़े डालेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि x जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। अब अगर x 0 से बड़ा है, इसी को लेकर के हम चलेंगे आगे चलते जाएं, और हमें क्या ले आना है, ये ले आना है, ये हमारा m है। तो भाई ऐसा करते हैं कि x का मान जो है वो बड़ा है 0 से। अब हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, जब भी कभी हम माइनस क्वांटिटी से किसी भी असमका में गुणा करते हैं तो असमका बदल जाती है, जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, देखो -3x लेस देन 0 हो जाएगा। और इसके बाद अब देखो -3 के साथ +2 लिखा है, तो 2 इसमें दोनों पक्षों में जोड़ सकते हो। तो जब 2 दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 - 3x और लेस देन यहाँ पर 2 + 0 ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को तो fx, यही तो fx है, तो fx का मान कितना हो गया, देखो 2 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा देखो परिसर है। हमसे पूछा गया कि इसका परिसर बताइए, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, जो fx है अर्थात जो y का मान है वो कितना है, y का मान है वो 2 से कम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं गणितीय भाषा में कि ऐसे लिख लो कि ये जो है वो 2 से कम लिखना है। तो 2 से कम का मतलब देखो इक्वल का निशान नहीं, इसलिए छोटा निशान लगाना है ये। और कहाँ से 2 से छोटा कहाँ तक हो सकता है, माइनस अनंत तक हो सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -, 2, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो। ये हमारा है परिसर।
इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर यहाँ तक कर दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक दूसरे प्रश्न के पर आते हैं। देखो दूसरे प्रश्न में एक और यहाँ पर दूसरा फंक्शन दिया गया है, फलन f(x) बराबर देखो क्या दिया गया है। ये हमें दूसरे फलन में देखो क्या दिया गया है बच्चों, ये है आपका f(x) बराबर x² प्लस 2। क्या है? f(x) बराबर x² प्लस 2। इसका भी परिसर बताना है, जबकि ऐसा कहा गया है कि x एक वास्तविक संख्या है। क्या है? x बिलोंग टू R, x वास्तविक संख्या है। बच्चों बिल्कुल ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि x को लेते हुए हम चलते हैं और ये बनाने की हमारी कोशिश होती है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। अच्छा ठीक है, रियल नंबर तो माइनस प्लस सबके होते हैं, तो अगर रियल नंबर माइनस भी है या प्लस भी है, कुछ भी है, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा। किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है? या तो वो 0 मिलेगा या फिर 0 से बड़ा मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखना है? 0 लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये प्लस का 2 है तो 2 और सब में जोड़ देते हैं, तो यहाँ से 2 जोड़ने पर मिल जाएगा x² प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में 2 जोड़ दें, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया और जैसे ही हमने 2 जोड़ा तो ये हमारा देखो f(x) बन गया। f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो है परिसर है, जो f(x) का मान होता है बस वही तो परिसर होता है। तो हमारा जो परिसर निकल के आया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिसर मतलब f(x) और f(x) को मतलब y कह सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि जो y है वो बड़ा है बराबर 2 से, ये हमारा है परिसर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जो y है वो कितना है, यहाँ पर लिखो परिसर। परिसर बराबर आप ऐसे लिख सकते हो 2 से लेकर के आगे बड़ा है, कितना बड़ा? अनंत तक जा सकता है। तो 2 और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर देखो बराबर का निशान इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना है आपको। तो परिसर बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 से अनंत तक, 2 भी हो सकता है परिसर में शामिल, और आगे जाओगे तो अनंत तक। जो हमें f(x) के मान मिलेंगे वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? 2 से लेकर के आगे अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक तीसरा और प्रश्न दिया गया है। देखो तीसरा और फलन कोई दिया गया है। देखो ये क्या दिया गया है, तीसरा फलन दिया गया है f(x) बराबर x, जबकि x एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ऐसा कहा गया है f(x) बराबर x, जबकि x जो है क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। अच्छा x अगर वास्तविक संख्या है बच्चों, तो अब ये बताओ कि अगर x वास्तविक संख्या है तो फिर f(x) क्या होगी? f(x) क्या होगी? भाई जो x है वही तो f(x) है। इसका मतलब इस x के जगह पर आप f(x) रख सकते हो, तो f(x) बिलोंग टू R होगा। हमारा मतलब ये है कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है R को, मतलब जो f(x) के मान मिलेंगे वो क्या? सब के सब रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया परिसर। परिसर का मतलब कि जो y के मान मिलते हैं अर्थात जो f(x) के मान मिलते हैं वही इसका परिसर होता है। तो यहाँ पर परिसर बराबर आपको क्या लिखना है? परिसर बराबर लिखना है सभी के सभी रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से है। तो सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज। तो मेरे ख्याल से आपने एकदम कंप्लीट कर ली होगी कि हाँ यहाँ पर किसी प्रकार की अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों यहाँ से एक मिली जुली एकदम सीधी सीधी एक्सरसाइज आपको आगे मिलेगी जिसका नाम होगा विविध एक्सरसाइज। इसी पर आधारित है ना, इसी सभी क्वेश्चनों पर जो आपके फलन और संबंध से मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे, उन सभी को मिलाकर के आपकी एक विविध प्रश्नावली है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विविध एक्सरसाइज, और वो विविध एक्सरसाइज हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सब कुछ अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते जरूर रहो। बाय बाय।